नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विष्णु आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, आज आपके सामने मैं बहुत अच्छी एक खुशखबरी लेके आया हूं एलडीसी के बारे में। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी करवाई जा रही, उसका जो हिंदी का जो सिलेबस है उस पर हम परिचर्चा करने वाले। क्यों करने वाले? क्योंकि आपको पता ही है मिशन ज्ञान लेके आ रहे हैं मंडे से, यानी इसी मंडे से शाम को 4 बजे से आपको YouTube पर फ्री क्लासेज मिलने वाली है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम पढ़ने वाले, विस्तार से पढ़ने वाले। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं आपके जो एलडीसी में होने वाला जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस, उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो पेपर हमारा जो सेकंड पेपर आता है उसके अंतर्गत आप सभी को पता है इंग्लिश और हमारे क्या आती है भाई, हिंदी आती है। यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है। उसके बारे में बात करने, सामान्य हिंदी की बात करते हैं। तो समय सीमा रहेगी 3 घंटे की रहेगी, जिसमें सामान्य हिंदी दे रखी है। तो सीधी मुद्दे की मैं बात करता हूं। सामान्य हिंदी की बात होती है कि जो आप 9 से 12 की जो बात कर रहे हो, जिस पुस्तकों से पढ़ते हो, वही हमारी हिंदी आने वाली, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। जिसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक उसने दिया है संधि और संधि विच्छेद। क्या दे रखा है? संधि और संधि विच्छेद। मतलब संधि शब्द देगा, संधि का नाम पूछ सकता है, संधि विच्छेद करवा सकता है, संधि विच्छेद से संधि शब्द बनवा सकता है, या सुमेलित वाले प्रश्न पूछ सकता है। पूरी चर्चा करेंगे, इसमें डिटेल से बात करने वाले हैं। सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह की बात कर रहा है। सामासिक शब्द, जैसे शब्द सामान्य सा शब्द आता है एक राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। सामासिक विग्रह हो गया, सामासिक विग्रह से समस्त पद कैसे बनता है, इसमें कौन सा समास है। आपको कोई शब्द दे देगा, पूछेगा समास बताएगा, या कह देगा अव्यय भाव समास कौन से शब्द के अंतर्गत है या कौन से अंतर्गत नहीं है। तो ये आपको कोई परिभाषा भी दे सकती है कि जिस समास में क्रिया विशेषण की प्रधानता होती है वह समास कौन सा होता है। संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का काम करता है वह समास कौन सा होता है। जिसके अंतर्गत रूपक अलंकार की प्रधानता होती है वह समास कौन सा होता है। जिसमें विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है, उपमान उपमेय की प्रधानता होती है, वह समास कौन सा होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वह समास कौन सा होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, वह समास कौन सा है। उत्तर पद प्रधान, परपद प्रधान, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो समास के संबंधित बात करेंगे हम। उपसर्ग की बात करते हैं। तीसरा जो टॉपिक दे रखा है वो कौन सा? उपसर्ग है। उपसर्ग में कह देता है कि उपसर्ग के अंतर्गत ऐसा कोई कौन सा शब्द जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग है। जिसमें हिंदी का उपसर्ग है, विदेशी भाषा का उपसर्ग है, कौन से शब्द में उपसर्ग है ही नहीं, या उपसर्ग कोई संभावित जो अर्थ प्रयुक्त होते हैं, जिस अर्थ में वो प्रयुक्त होता है वो अर्थ पूछ लेता है, ऐसा प्रश्न है। प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय में से आपको पूछेगा मूल शब्द बताओ, प्रत्यय बताओ, तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। कौन सा प्रत्यय? तदित प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तदित के कितने प्रकार होते हैं, तदित के कृदंत के कितने प्रकार होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपसे। फिर आता है पर्यायवाची शब्द। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ध्यान रखना। यदि आपको तैयारी करनी, मेहनत करनी, सिलेक्शन लेना है तो ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। कौन सा पर्यायवाची शब्द आता है, कौन सा विलोम शब्द आता है, अनेकार्थक शब्द आते हैं, सदयुग्म आते हैं, संज्ञा से विशेषण। 4-5 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। संज्ञा से विशेषण शब्द बनाने के लिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना है, कौन सा संज्ञा शब्द जातिवाचक से विशेषण बना है, सर्वनाम से विशेषण, ऐसे भी पूछ लेता है। कौन सा संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, तो आपको वहां पर सर्वनाम का भी पता होना चाहिए कि सर्वनाम से बना कि नहीं बना, या मूल रूप से विशेषण तो नहीं है कहीं बीच में। तो यार ध्यान रखना, सदयुग्म आता है, अनेकार्थक शब्द आता है, विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, और शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के कारण भी पूछा जाता है, अशुद्धि का कारण भी पूछा जाता है, किस कारण अशुद्धि है। ठीक है, जैसे निरोग शब्द आता है या निरोगी शब्द होता है, निरोग होता है या निरोगी होता है, निर्दोष होता है या निर्दोषी होता है, निर्दय होता है या निर्दयी होता है, गत्यावरोध होता है या गत्यावरोध होता है, अत्यधिक होता है या अत्याधिक होता है, ऐसे शब्द आता है। मिष्टान या मिष्ठान होता है। अभ्यारण्य में भय आधा आता है, पूरा आता है, कैसे लिखा जाता है, त्योहार कैसे लिखा जाता है, समुद्र कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना कैसे, आशीर्वाद कैसे, ये शब्द शुद्धि का कारण भी पूछता है, अशुद्धि का कारण भी पूछा जाता है इसके अंतर्गत। तो शब्द के बारे में भी प्रश्न आता है। फिर वाक्य की बात करता है, ध्यान रखना, विशेष रूप में ये ध्यान रखना क्या पूछा गया, वाक्य की भी बात कर रहा है इसके अंतर्गत। वाक्य की अशुद्धि का कारण बताओ, क्या अशुद्धि का कारण बताओ। जैसे कहते मां ने मुझको कहा, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है, क्या उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। वह गाने की कसरत कर रहा है, क्या गाने की कसरत कर रहा है, उसको
मृत्युदंड की सजा दी गई, मृत्युदंड की सजा दी गई, वह घूमने जाता है। तो ऐसे सामान्य से प्रश्न इसके अंतर्गत पूछेंगे। कारण भी पूछा जाता है, किस कारण अशुद्धता है या शुद्धि है। फिर आता है वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य की बात करता है। तो वाच्य में ऐसा कौन सा वाच्य है जिसके अंतर्गत सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रयुक्त होती है। ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें भाववाच्य अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें केवल सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें दोनों क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक होती है। भाववाच्य के अंतर्गत क्रिया किस प्रकार की होती है, एक वचन अन्य पुरुष या अन्य पुरुष पुल्लिंग में होती है, एक वचन अन्य पुरुष स्त्रीलिंग में होती है, कौन से के अंतर्गत प्रयुक्त होती है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के अनुसार होता है तो कौन सा वाच्य होता है। जब कर्ता अज्ञात होता है तो कौन सा वाच्य होता है। और जब प्रशासनिक भाषा का प्रयोग होता है तो कौन सा वाच्य कहलाता है। कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह प्रयुक्त हो जाता है तो कौन सा वाच्य कहलाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके इसके अंतर्गत बनते हैं, वाच्य के अंतर्गत। अब आगे क्रिया, क्रिया में देखो ध्यान रखना, 3 ही क्रिया दे रखी, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन आपको सारी क्रिया पढ़नी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगी। ऑप्शन में वो दे देगा कि इसमें कौन सी क्रिया है या कौन सी क्रिया नहीं है। भाई सारी क्रिया पढ़ोगे तो उसमें से इनको तीनों को विशेष रूप में पढ़ना है, बाकी को थोड़ी थोड़ी नजरों से निकालोगे तभी ऑप्शन में आ जाता है, तो हम अंतर कर सकते हैं उसके बीच में, तभी समझ में आती है। सारी टॉपिक इसमें क्रिया में कंप्लीट करना पड़ेगा हमारे को। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आता है, यानी हम कह सकते हैं वन वर्ल्ड की बात करता है। जैसे उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। जो अपनी वो नायिका जो दिन में अपने प्रेमिका से मिलने पर संकेत स्थल पर जाती, उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे हमारे प्रश्न आते हैं वाक्यांश के लिए, एक शब्द में से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम बात करते हैं दूसरी बात, तो मुहावरे और लोकोक्ति में प्रश्न ये भी पूछा गया, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है, क्या अंतर क्या होता है। या एक तरफ लोकोक्ति देगा, एक तरफ अर्थ देगा, असंगत बताइएगा कौन सा लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सुमेलित कर देगा, कौन सा सुमेलित होगा नहीं होता, कूट भाषा में आ जाता है। और ये अंग्रेजी पारिभाषिक पत्र के जो शब्द आते हैं ये हिंदी में भी दे रखा है, अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंतर्गत भी दे रखा है। तो ये प्रश्न भी आपको अंग्रेजी कोई शब्द आएगी, टेक्निकल शब्द आते हैं, उसको हिंदी में करो, हिंदी से क्या करो, अंग्रेजी में करो। फिर देखो ये भी आपके उसमें दे रखा है अंग्रेजी में, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य को रूपांतरण हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी से किस में करो, हिंदी के अंतर्गत करो। ये रूपांतरण करवाता है, ध्यान रखना। ये 2 टॉपिक आपके अंग्रेजी और हिंदी के मैच खाने वाले टॉपिक है, ध्यान रखना। उसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है ये। फिर आता है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान होता है। देखो कार्यालय पत्र दे रखा, पत्र 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से उसने दिया कार्यालय पत्र। और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कार्यालय पत्र के अंतर्गत, ध्यान रखना कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। कार्यालय पत्र किसे कहते हैं, विज्ञप्ति किसे कहते हैं, आप कहते ना अधिसूचना किस में प्रकाशित की जाती है, ज्ञापन किस में प्रकाशित किया जाता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है, संबोधन का भाव किसके अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत नहीं होता, भवदीय का भाव होता है या नहीं होता है, कौन से पत्रों के अंतर्गत होता है। एक ऐसा कौन सा पत्र है, सरकारी पत्र होते हुए उत्तम शैली में लिखा जाता है, वो कौन सा पत्र है। जैसे ग्रेड फर्स्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। सामान्य प्रश्न आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो कौन से अधिकारी का प्रश्न, कौन से अधिकारी का सिग्नेचर किधर लिखा जाता है, दिनांक किधर लिखा जाता है, संबोधन किधर लिखा जाता है। बड़े अधिकारी का सिग्नेचर पहले होता है कि बाद में होता है, सामान्य तरीके के प्रश्न आते हैं इसके अंतर्गत। और एक एक बात की इसमें चर्चा करेंगे। पुनः याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कौन सा कहलाता है। तार अंग्रेजी भाषा में सस्ता पड़ता है, या यानी रोमन लिपि में सस्ता पड़ता है, या देवनागरी लिपि में सस्ता पड़ता है, कौन सी लिपि में सस्ता पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत बात करने वाले मित्रों, आपके कार्यालय पत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे संबंधित आप जितने भी प्रश्नों के बारे में ज्ञान जानना चाहते हो तो हम बात करेंगे आपके सोमवार को शाम को 4 बजे से शुरू होने वाली ये सभी कक्षाएं, जो आप भी एलडीसी में सारे सिलेबसों के बारे में परिचर्चा करने वाले। तो इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, सभी को राम राम, धन्यवाद, जमा जम और भमा बम, जय हिंद।